मार्केट में क्या यूट्यूब पे फेसबुक पे ये भी बहुत चला हुआ है कि भाई वो आदिवासी तेल लगा के बहुत सारे लोग गंजे हुए मेरे पास आए हैं। जैसा आपको बता दूं, आज के समय में देखिए, गोरा होना कौन नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि मेरी पर्सनैलिटी सबसे अलग हो और सबसे ज़्यादा खूबसूरत मैं ही दिखूं। वो किसी के घर में आलू प्याज मिले ना मिले, बेटनोइट जरूर मिल जाएगी कि भाई ये दवाइयाँ कितनी खतरनाक होती है। इन सब दवाइयों के कारण ही पेशेंट हमारे पास काफ़ी बुरी हालत में आता है। कभी भी कोई स्किन संबंधी बीमारी है तो किसी न किसी अपने नियरेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट को ही दिखाना चाहिए, और कभी कोई पैसे की वजह से मेरे गेट से उल्टा नहीं जाएगा। ये मेरा हमेशा से ये रहा। नमस्कार, मैं आकाश प्रजापति और आप देख रहे हैं द राष्ट्र समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद बागपत के बड़ौत नगर में। हमारे साथ एक डॉक्टर मौजूद हैं जो खास किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आइए उनका द राष्ट्र समाचार पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सर, आपका स्वागत है द राष्ट्र समाचार पर। धन्यवाद आपका। हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं। देखो, मैं डॉक्टर अनुज टोकस, पिछले 4 साल से मैं बड़ौत में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बावली रोड पे। तो इससे पहले मैं 10 साल गवर्नमेंट जॉब में भी था, CGHS में, दिल्ली में। तो यहाँ पे तो मैंने 2021 में शुरू किया था, ठीक है। तो अभी 4 साल से तो इसी एरिया में हूँ। बाकी मैं हूँ यहीं से ही, पास से ही मेरा गांव है पुसार, तो मैं पुसार से बिलोंग करता हूँ। तो मेरी ज़्यादातर जो एजुकेशन हुई है वहीं दोगट से मैंने 10th किया था, बामनोली से 12th किया। तो इसी इलाके में पला बड़ा हूँ। वही खेतीबाड़ी वाला हमारा जो मेरे फादर है तो खेतीबाड़ी ही करते हैं, तो इसी परिवेश से निकले हैं। तो इसी एरिया में थोड़ा अपना मन भी लगता है काम करने का, तो अच्छा रहता है अपने एरिया में काम करना, और लोगों का रिकॉग्निशन भी मिल रहा है, लोगों का सम्मान भी मिल रहा है काफ़ी, तो अच्छा लगता है अपने एरिया में काम करके। सर, आपने बताया अभी सरकारी नौकरी भी कर रहे थे आप, इससे पहले सरकारी नौकरी छोड़ के इस तरफ रुझान? एक्चुअली सरकारी नौकरी में क्या रहता है कि वो वहाँ पे एक फंडा रहता है कि बने रहो पगला, काम करेगा अगला। तो गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादातर ये रहता है कि आप जितना काम करोगे ना, इतना ज़्यादा लोगों की नज़रों में आओगे, इतना ज़्यादा खटकोगे भी दूसरे बड़े अधिकारियों के। तो फिर वो अलग अलग नोटिस देते थे कि नहीं ये दवाई नहीं लिखनी, ये लिखनी है। उसमें 10 दवाइयाँ आती थी, 10 दवाई में ये सोचते थे कि भाई सब मरीजों का एक से इलाज हो जाए। 180, 80, 90, 90, 200 मरीज़ देखने पड़ते थे एक दिन में। तो हम कितना जस्टिफाई कर पाएंगे उस चीज़ को? भाई एक मरीज़ आया, अगर उससे 2 मिनट भी तुमने बात नहीं करी तो हम उस पेशेंट को क्या सेटिस्फाई करेंगे? तो पेशेंट अनसेटिस्फाइड रहता था। पेशेंट अनसेटिस्फाइड रहने के कारण फिर हम भी अपना काम पूरी तरह नहीं कर पाते थे। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि मुझको ये लगा कि भाई नहीं, अपने एरिया में ही प्रैक्टिस करना बेटर रहेगा, क्योंकि पापा मम्मी भी बूढ़े हो गए थे। भाई मेरा US में रहता है, अमेरिका में। तो यहाँ आने का पर्पज़ ये भी था कि मैं घर वालों को भी सपोर्ट कर सकता हूँ, और अपने एरिया में आने के बाद अपना एरिया अपना ही होता है, ठीक है। तो अपने लोगों के बीच में काम करना अच्छा लगता है। सर, ये बताइए, जैसे अब सर्दी चल रही है, सर्दी के मारे काफ़ी त्वचा में सूखापन आ जाता है, उसको लेकर जो घरेलू उपाय हैं, जो जनता है, वो दर्शक हैं हमारे, उस बारे में थोड़ा बताइए, क्या चीज़ें मतलब करनी चाहिए? देखिए, जो होता क्या है कि ठंडियों में हमारी त्वचा में से ऊपर सूखापन इसलिए आ जाता है क्योंकि हम एक तो मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाने की मतलब आदत नहीं होती है, या फिर ठंडियों में क्या होता है कि त्वचा सूखी इसलिए हो जाती है कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी में नहाना होता है। जब गर्म पानी में ज़्यादा नहाएंगे तो सूखापन ज़्यादा आएगा। दूसरा है कि ब्लड वेसल जो है वो थोड़ा संकुचित हो जाती है, कॉन्स्ट्रक्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से वो ऑयल नहीं पहुंच पाता ढंग से। तो सर्दियों में त्वचा की देखभाल के लिए आपको कम से कम कोकोनट ऑयल या कोई भी मस्टर्ड ऑयल, आप जो भी आप लगाना चाहो तो ऑयल लगाना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी सोप, अगर हम हार्ड सोप यूज़ करते हैं तब भी हमको ड्राइनेस होती है, इसलिए हमेशा सॉफ्ट सोप या सिंडेड सोप यूज़ करनी चाहिए ठंडियों में। बच्चों में खासकर, बच्चों में आजकल बीमारी एटोपिक डर्मेटाइटिस की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वो इसलिए बढ़ रही है कि माताएं या बहनें जो भी अपने बच्चों को नहलाती है, वो नॉर्मल वाली सोप से नहला दिया, कोई डिटॉल से नहला दिया, कोई किसी से नहला दिया, तो उससे क्या ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बच्चों में सिंडेड सोप या बुजुर्ग लोगों में सिंडेड सोप यूज होनी चाहिए, जिससे कि मॉइस्चराइजिंग फैक्टर उसका बना रहता है। ऐसा आपको बता दूं, आज के समय में देखिए, गोरा होना कौन नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि मेरी पर्सनैलिटी सबसे अलग हो और सबसे ज़्यादा खूबसूरत मैं ही दिखूं। सर, उसको लेकर जो अधिकतर लोग हैं, लड़की हो चाहे लड़के, अलग अलग क्रीम लगा लेते हैं, उसके बाद चेहरा लाल हो जाता है। उस बारे में थोड़ा सा क्या कहना? देखो, होता क्या है कि जैसे हमको कोई बीमारी होती है, त्वचा संबंधी, स्किन संबंधी कोई भी बीमारी हुई, हम सबसे पहले मेडिकल स्टोर या लोकल स्टोर से जाके, या पहले पड़ोसी से पूछेंगे भाई क्या लगाऊं। तो होता क्या है कि ज़्यादातर लोग ना एक रटा हुआ नाम रटते हैं कि भाई बेटनोइट लगा लो। बेटनोइट में एक्चुअली होता क्या है, बेटामेथासोन होता है, स्टेरॉइड, और वो सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाई है
वो किसी के घर में आलू प्याज मिले ना मिले, बेटनोवेट जरूर मिल जाएगी। तो हमने उसके खिलाफ एक कैंपेन चला रहे पिछले 5 साल से। ये देखिए, ये कैंपेन हम इसलिए चला रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये दवाइयाँ कितनी खतरनाक होती है। इन सब दवाइयों के कारण ही पेशेंट हमारे पास काफ़ी बुरी हालत में आता है। तो उससे क्या होगा कि अब जो भी लोकल डॉक्टर द्वारा या जो भी अपने मेडिकल स्टोर वाले हैं वो सब स्टेरॉइड देते ज़्यादातर कि भाई मुझको खुजली है, मुझे गोरा होना है, सबके लिए स्टेरॉइड देने से ना हमारा चेहरा इतना ज़्यादा लाल हो जाता है, हमारी इस बीमारी जो है ना बढ़ जाती है घटने की। हाँ, एकदम से तो आराम आएगा, ऐसा लगेगा बिल्कुल साफ़ हो गया, लेकिन कुछ समय बाद ना उन क्रीमों को यूज करते करते हमारा चेहरा बहुत पतला हो जाता है। धूप में जाने के बाद चेहरा लाल पड़ने लगता है, फोड़े फुंसी हो जाते हैं। तो इतनी साइड इफ़ेक्ट आते हैं कि वो उस पेशेंट को ठीक करने में हमको 3 से 6 महीने तो इसलिए लग जाते हैं कि उसने जो क्रीमें लगाई है उसके बाद इलाज शुरू हो पाता है। तो फिर मरीज़ ये सोचता है कि भाई डॉक्टर साहब तो पता नहीं ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो 6 महीने का समय तो हमको 3 से 6 महीने का समय तो इसलिए लग जाता है कि ये जो दवाइयाँ हैं इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं इसमें देखो मैं आपको बताऊँ, सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली दवाइयों में से है उसमें क्लोबिटासोल होता है, बीटामेथासोन होता है, मोमेटासोन होता है, बाकी और बहुत सारी चीज़ें जैसी बैक्लामिथासोन है। तो इन सब में ना स्टेरॉइड होता है, और स्टेरॉइड की दवाइयाँ हमको यूज नहीं करनी चाहिए जब तक कि किसी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया है। डॉक्टर खासकर अगर स्किन के डॉक्टर है तो फिर स्किन के डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते जनरली ऐसी चीज़ें। तो अगर आपको करना है कभी भी कोई स्किन संबंधी बीमारी है तो किसी न किसी अपने नियरेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट को ही दिखाना चाहिए। उससे क्या है कि चेहरा आपका ख़राब नहीं होता है, चेहरा नहीं ख़राब होगा, आपकी जो त्वचा संबंधी बीमारियां हैं वो फटाफट ठीक हो जाएगी। बहुत सारी औरतों में मिलाजमा है, पहले उसके लिए मतलब जो झाइयों के लिए सबसे पहले यही यूज़ कर ली तो फिर हमारे लिए वो ठीक नहीं कर पाते हम उसको। तो पेशेंट ये सोचता है पता नहीं डॉक्टर साहब क्यों नहीं ठीक कर पा रहे, डॉक्टर साहब में काबिलियत है नहीं है। तो समस्या ये रहती है कि हम इसलिए पेशेंट को बोलते हैं, हम तो कई बार पेशेंट को वापस कर देते हैं कि भैया आप ना 3 हफ्ते कुछ मत लगा के आइए, 3 हफ्ते बाद आइए, तब हम इस पेशेंट को ठीक भी करने की कोशिश करते हैं, ठीक हो भी जाते हैं वो। ठीक है सर, कई बार ऐसा भी होता है जो हमने भी देखा है, अधिकतर डॉक्टरों की ज़्यादा फीस महंगे होने के कारण जो गरीब तबके के लोग हैं वो इलाज नहीं करा पाते, मेडिकल स्टोर की तरफ ज़्यादा रुझान करते हैं। देखो मेरा अलग मानना है इसमें, एक्चुअली मैं फ़ीस इसलिए कम रखना चाहता हूँ अपनी। हमेशा मैंने मेरे बड़ौत में भी, शामली में भी, सोनीपत में मेरी फ़ीस सबसे कम है। मैं 300 रुपये फ़ीस पे रख रहा हूँ इसको इसलिए रख रहा हूँ कि इसमें एक गरीब तबका भी दिखा लेता है और अमीर लोग तो दिखा ही लेते हैं, जो बीच के लोग हैं वो भी दिखा लेते हैं, मध्यम वर्गीय। तो उससे 2 फायदे होते हैं कि आप ना पेशेंट को झोला छापी से बचा लेते हो। मतलब अगर पेशेंट को कहीं जाना है, उसको लगा कि भाई 1000 रुपये फ़ीस है डॉक्टर साहब की या 500 रुपये फ़ीस है, तो आदमी सोचता है कि यार चलो छोड़ो, मैं किसी उसको छोटे डॉक्टर को दिखा लेता हूँ, और वो वहीं से मामला गड़बड़ शुरू हो जाता है, उसका बीमारी और बढ़नी शुरू हो जाती है। और इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए मेरा एक और रहता है कि एक्चुअली मैं केरला से पढ़ा हूँ, वहाँ पे एक कंसेप्ट था पीपीएफ का, मतलब लोग तो प्रोविडेंट फंड मानेंगे उसको, ठीक है ना, हम उसको मानते थे पुअर पेशेंट फंड। तो वही कंसेप्ट मैंने अपने क्लिनिक में भी यूज़ किया है। ये देखिए मेरे उसमें रखा रहता है एक, ये है पीपीएफ। इसमें हम 5, 7, 10 हज़ार रुपये रखते हैं, अपनी पॉकेट से डाल के रखते हैं कि भाई ये पीपीएफ जो है पुअर पेशेंट फंड, गरीब मरीज फंड, ये कुछ लोगों को हेल्प करने के लिए। सपोज करो कोई मरीज़ आ गया बिल्कुल गरीब है, तो फीस तो हम क्या ले उससे, फीस लेने के बाद दवाइयाँ लिखेंगे, पता लगा कम से कम 150-200 रुपये की या 400 रुपये की दवाइयाँ आ गई, वो भी नहीं ले पाएगा, तो उसके लिए पर्चा भी बेकार है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से पैसे निकाल के उनको दे देते हैं, ताकि मेरे गेट से कोई ऐसा बंदा जो गरीब है, अपना इलाज खुद से नहीं करा सकता, तो हम अपनी तरफ से उसको पैसे देते हैं ताकि वो अपनी तरफ से अपना इलाज करा ले पूरा, और कभी कोई पैसे की वजह से मेरे गेट से उल्टा नहीं जाएगा। ये मेरा हमेशा से ये रहा है। सर, अभी जो ज़्यादातर देखने वाली बीमारी अधिकतर आ रही है, तो बालों में डैंड्रफ आ रहा है और स्किन पे सूखापन आ रहा है और स्किन में दांत खाज खुजली की ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। उसी के लेकर लोग बाग जो घरेलू आपने बताया मेडिकल स्टोर को चुनते हैं, उस बारे में जनता को सर क्या कहोगे इस बारे में? सर देखिए, आप पहले तो उस बीमारी को पहचानिए कि भाई ये बीमारी मेरी किस लायक है। सपोज करो पेट का दर्द है तो मेडिसिन के पास, एमडी मेडिसिन के पास जाएगा, ठीक है। आपको दांतों का दर्द है तो डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, ठीक है। और आपको अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाइए, हेयर में कोई प्रॉब्लम है तो भी स्किन स्पेशलिस्ट के पास, नेल में कोई प्रॉब्लम है तो भी स्किन स्पेशलिस्ट के पास। तो हम 3-4 चीज़ें टैकल करते हैं इसमें, ठीक है। सेक्स संबंधी बीमारी हो किसी को, उसको भी हम ही ठीक करते हैं, क्योंकि हम वेनरल स्पेशलिस्ट भी होते हैं इसमें, ठीक है, रति रोग विशेषज्ञ जिनको बोलते हैं। तो यही 4-5 बीमारी हमारे अंडर में आती है, इन्हीं का हम ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर पाते हैं,
ठीक है। तो जो भी कंसर्न डॉक्टर है वो उसी को दिखाना चाहिए। स्पेशलिस्ट इसीलिए रहते हैं कि भाई स्पेशलिस्ट उस चीज़ को अच्छी तरह भांप लेता है कि बीमारी क्या है और बीमारी का किस तरह से इलाज होना चाहिए। सर अभी तक आप कितने मरीजों को देख चुके होंगे? मरीजों को तो ये मान के चलिए डेली हम 50-60 मरीज तो देख ही लेते हैं, ठीक है। दूसरा ये रहता है कि हमारे पास जैसे दूर दूर के इलाके एरिया से भी खूब पेशेंट आने लगे हैं, तो लोगों की प्यार बढ़ रहा है हमारे प्रति और तादाद भी धीरे धीरे करके बढ़ी रही है। तो ये तो है कि भाई पेशेंट का हम ऐसे काउंटेशन में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। चीज़ें रहती है कि भाई हमारा पेशेंट के प्रति प्यार है वो फैलता रहे और पेशेंट हमसे जुड़ा रहे, हम पेशेंट से जुड़े रहे अच्छी तरह। सर आपने बताया मुझे लगभग 4 वर्ष से आप बड़ौद सिटी में बैठ रहे हो। सिटी में 4 वर्ष के सर कभी कोई ऐसा भी केस आया हो जो टेक्निकल जो मतलब बाहर से मतलब जो अधिकतर लोग हैं कि अब हॉस्पिटल से या कहीं और से दवाई ले ली, उसके बाद चीज़ें होने के बाद सुधार ना हो पाया हो, ऐसा कोई केस? एक केस मुझे याद आ रहा है, वो एक लेडी को यहाँ पे एक बहुत बड़ा घाव था और ब्लैक कलर का था। तो एक्चुअली होता क्या है कि वो केस इधर बहुत कम आते हैं। मैं जहाँ केरला में था तो वहाँ पे उस टाइप के केसेस बहुत आते थे। तो सर ने भेजा कि एक बार देख लो कि भाई पेशेंट हो सकता है आपको ठीक हो जाए वहाँ पे, नहीं तो मेरठ ले जाना। तो केस देखते मैं समझ गया कि क्या मामला है। एक ब्लैक वीडो करके वो होती है मकड़ी, वो मकड़ी का काटा हुआ था उसको। तो मैं देखते ही समझ गया, मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया, वो लेडी 3 से 4 हफ्ते में ठीक हो गई। तो बड़ा अच्छा लगा उस केस को देख के और बड़ा अच्छा लगा कि मतलब और सर ने भी फिर मुझको बोला कि नहीं अनुज जी अच्छा, हमको खुद वो नहीं आ रहा था क्योंकि इस टाइप में केस आते नहीं इधर। तो बहुत सारे केसेस ऐसे आ जाते हैं कई बार कि जिनको मतलब समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन एज ए स्किन स्पेशलिस्ट मैंने उसको देखा, भापा और उसको इलाज किया और बड़ा अच्छा लगा हमको भी कि भाई पेशेंट जो दिल्ली जाने वाला था, मेरठ जाने वाला था, उसका इलाज यहाँ के यहीं पे हो गया। तो सर हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? देखो सर्दियों का मौसम है, मौसम तो खैर अगला अभी चेंज आएगा। तो एलर्जी का एक्चुअली जब से कोरोना हुआ है, कोरोना के बाद ना हमारे पास एलर्जी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो एलर्जी से बचने के लिए आपको एक तो बहुत ज़्यादा जैसे काढ़ा वगैरह आप लोग पीते हो, या कोरोना में बहुत ज़्यादा लोगों ने काढ़ा पिया है, कोरोना की वैक्सीन से भी कुछ फ़र्क है। जिसको कोरोना हुआ था उनको भी खुद एलर्जी से काफ़ी कुछ परेशानी है। तो किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। जैसे आयुर्वेदिक दवाइयों की आप बहुत ज़्यादा अति करेंगे, हद से ज़्यादा खाएंगे तो उसका भी एलर्जी होने के चांस रहते हैं। आजकल मार्केट में क्या यूट्यूब पे फेसबुक पे ये भी बहुत चला हुआ है कि भाई वो आदिवासी तेल लगा के बहुत सारे लोग गंजे हुए मेरे पास आए हैं। तो मतलब वो तेल था बाल उगाने वाला, उसने लोगों के बाल तक उड़ा दिए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लाइकन प्लेनस पाइलेरिस बोलते हैं उस प्रॉब्लम को, वो होके आया और उसको परमानेंट लॉस हो गए, बाल बढ़ाने के चक्कर में परमानेंट लॉस हो गया। तो ऐसे भी बहुत सारे केस आते हैं। तो हमेशा अगर कभी भी आपको कैसे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एक्सपर्ट से मिलिए। एक्सपर्ट आपकी मदद हमेशा करेगा। बनिस्बत उसकी एक फ़ीस हो सकती है, लेकिन वो फ़ीस आपके लिए हमेशा सस्ती रहेगी इधर उधर भटकने से। तो बीमारी बिगड़ के आए हमारे पास सामने आ जाए, जो फंगस की बीमारी है हमारे पास, हम 15 दिन में ठीक कर सकते हैं अगर पेशेंट डायरेक्ट आ जाए। लेकिन वही बीमारी अगर उसने स्टेरॉइड लगा के आ गया, वो बीमारी 1.5 से 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना ले लेती है। फिर मरीज बोलता है डॉक्टर साहब कितना टाइम हो लगेगा। हम ये बताते भैया अभी तो हमने इलाज ही शुरू नहीं किया है। तो उसमें पेशेंट का खर्चा भी ज़्यादा आ जाता है, पेशेंट हमारे प्रति थोड़ा सा अविश्वासी भी हो जाता है कि पता नहीं डॉक्टर साहब ठीक करेंगे नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो आपको अपनी मर्जी से दवाइयाँ यूज नहीं करनी चाहिए। मेरा तो देखो यही एक मोटो रहता है। और इन दवाइयों को तो कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए ऐसे बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, ठीक है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो आप नॉर्मली लोग लगा लेते हैं, ठीक है। तो स्टेरॉइड की दवाइयाँ, स्टेरॉइड की गोलियाँ खाने से स्टेरॉइड आपका रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, शुगर हो जाता है, बीपी बढ़ने लगता है, बहुत सारी स्टेरॉइड के बहुत साइड इफ़ेक्ट है। तो एक्चुअली उसको आपको किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से पहले ऐसे नहीं लगाना चाहिए, परामर्श के बाद ही लगाना चाहिए। सर आपने बताया केरला से आपने पढ़ाई की है, MBBS MD भी हो, आपने बड़ौद क्षेत्र के अंदर ही काम करना क्यों पसंद किया? बाहर भी काम कर सकते थे, जॉब भी कर सकते थे, US से भी जा सकते थे, अमेरिका। इन बड़े नहीं, मुझको तो एक्चुअली मुझको तो एक्चुअली मैं गवर्नमेंट जॉब में तो ऑलरेडी था। वहाँ से फिर मैं छुट्टी लेके अपना PG करने गया था केरला में। तो केरला का एक्चुअली माहौल बहुत अच्छा लगा था। वहाँ की सेवा भावना, वहाँ के डॉक्टरों के साथ बैठ के लगता था कि हाँ इंडिया में एक ऐसा स्टेट है जो कि हेल्थ सेक्टर में सबसे ज़्यादा डेवलप है।
हेल्थ सेक्टर वहाँ का आपको एक छोटे छोटे से गांव में भी आपको एमडी डॉक्टर मिल जाएंगे। हमारे यहाँ एमडी डॉक्टर आपको बड़े बड़े शहरों में, कस्बों में दिखेंगे, ठीक है। तो मेरा यही था कि भाई मैं अपने एरिया में रहूं, और जो हमारे यहाँ बड़ौत के ज़्यादातर मैं देखा है जितने भी डॉक्टर्स हैं, तो उनके बच्चे यहाँ एक्चुअली वापस लौट के आना नहीं चाहते कि बड़ौत नहीं है, बड़ौत में मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा मन हमेशा गांव में रहने का, गांव के आसपास रहने का था। तो मेरे लिए मेरा गांव यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, पुसार। तो मैं ऐसा फील करता हूँ मैं अपने गाँव में ही रह रहा हूँ, ठीक है। बनिस्पत में बच्चों के साथ उधर सोनीपत रहता हूँ, गाँव में मम्मी पापा रहते हैं, तो दोनों का साथ आपस में बना रहता है। गांव से भी टच रहता है, शहर का भी टच रहता है, और अपने घर की देखभाल भी हो जाती है, गांव की मम्मी पापा को भी देखभाल हो जाती है। मेन तो यही है कि भाई छोटा भाई तो एक्चुअली यूएस रहता है, अगर वो यहाँ रहता तो शायद मैं थोड़ा सा और दूर भी शिफ्ट कर जाता। थोड़ा मन में हमेशा रहता है कि माँ बाप के आसपास रहो तो अच्छा लगता है, ठीक है। उनको भी ये रहता है कि हाँ चलो एक बच्चा पास में तो है हमारे, कभी कोई इमरजेंसी होने लगे तो एक फ़ोन करो तो 5-10 मिनट में पहुँच भी जाते हैं। तो ये मेन भावना रही है मेरी आसपास यहाँ प्रैक्टिस करने की। और फिर यहाँ के लोगों ने बड़ा प्यार दिया। अब देखो 4 साल में ही हमको इतना काफ़ी मतलब ठीक ठाक नाम हो गया है, वो इसलिए है कि आप लोगों का अच्छा खासा सहयोग हमको मिला है, ठीक है। तो हम तो यही चाहेंगे आगे भी ऐसे चलता रहे। जो डॉक्टर मौजूद थे अनुज टोकस जी, उनका साफ साफ कहना है कि मैं विदेश भी जा सकता था, लेकिन मैंने ये नहीं चुना। आसपास के लोग और माँ बाप के प्यार से मैं अपने जो मैंने पढ़ाई की है वो मैं अपने क्षेत्र के लिए काम करूँगा, ना कि मुझे विदेश में जाके नौकरी करनी है और ना ही मुझे वहाँ जाके जॉब करनी है। उनका साफ साफ कहना है मैं अपने माँ बाप के टच में भी रहूँगा और टच में नज़दीक गाँव के होते होते भी यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं उनकी सेवा करता रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।